पिछला पार्ट हमने पढ़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में और इसमें हमने अर्थ, परिभाषाएं, अवधारणाएं पढ़ी और गुट निरपेक्षता की जो प्रोत्साहन देने वाले कारक हैं उनको भी पढ़ा। आज जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इस सम्मेलन की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और उसके बाद उसके आलोचनाएं पढ़ेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी, जिसमें 120 से ज़्यादा देश थे, ये कभी भी बड़ा संकट आता था तो ये बिखर क्यों जाता था, हम इसको भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं गुट निरपेक्ष सम्मेलन की उपलब्धियां। आंदोलन अब तक अंतर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी बन चुका है और आप देखेंगे प्रथम जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, उसमें 25 देश थे और तेहरान में 2012 में हुआ तो उसमें 120 हो गए देश। तो सदस्यों की संख्या बढ़ती रहती है और इसके कार्यक्रम और कार्यक्षेत्र भी बढ़ते रहते हैं। जैसे हरारे में जो शिखर सम्मेलन हुआ 1986 में, उसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया। 1989 में बेलग्रेड में जो दूसरा सम्मेलन हुआ उसमें पर्यावरण के बारे में बात की गई, ओजोन परत, परमाणु छीजन, बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाना। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है दोनों गुटों द्वारा मान्यता। तो ये एक नई संकल्पना है। प्रारंभ में गुट निरपेक्ष देशों को काफ़ी सुनना पड़ा कि ये है क्या, और इसको पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट जो हैं दोनों ने अविश्वास किया। दोनों गुट ये मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता है, या तो वो हमारे साथ हो या वो हमारा दुश्मन बन जाए, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन दोनों गुटों के इन दृष्टिकोणों में धीरे धीरे परिवर्तन आया। साम्यवादी राष्ट्रों का दृष्टिकोण 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद बदलना शुरू हुआ और 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में इस बात को माना गया कि गुट निरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र हैं, और ये भी कहा गया कि सोवियत संघ और गुट निरपेक्ष देशों के एक समान विचार हैं विश्व की समस्याओं के बारे में। दूसरी बात आती है विश्व राजनीति के में संघर्षों को टालना। गुट निरपेक्षता की दूसरी संभव उपलब्धि यह मानी जा सकती है कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गए, या उनकी तीव्रता कम हो गई, या उनका समाधान हो गया। इसलिए तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं छिड़ा, जिसकी संभावना 1950 के बाद से कर रहे थे। गुट निरपेक्ष राष्ट्र यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर शस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटने से रोक दिया, जिससे दोनों गुटों के बीच सीधी टक्कर होने से सहायता मिली। यदि अनेक ऐसे राष्ट्र विद्यमान न होते जो दोनों गुटों में से किसी एक के साथ गुटबंद न थे, और बर्लिन एयरलिफ्ट, कोरियाई युद्ध, इंडो चीन संघर्ष, चीनी तटवर्ती द्वीप समूह से संबंधित विवाद, सुएज युद्ध जैसे संकटों के समय न्यायोचित और त्वरित समाधान का आग्रह और अनुरोध न करते, तो संभवतः और भी व्यापक और अनवरत संघर्ष होते और ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकते थे। नेक्स्ट है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। बहुत से गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच सद्भावना हेतु और संपर्क के माध्यम का काम करने को तैयार थे, और दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों के बीच खामख्यालियाँ और गलतफहमियाँ दूर करने में सहायता मिली। कभी कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पर है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से तो रोक दिया। नेक्स्ट है शीत युद्ध को देतांत की स्थिति में लाना। देतांत का मतलब होता है तनाव शैथिल्य। तो शीत युद्ध को कम से कम अस्त्र शस्त्रों के युद्ध से रोकने में बहुत बड़ी भूमिका गुट निरपेक्ष देशों ने निभाई। नेक्स्ट है निःशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। तो निःशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुट निरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई उसमें उन्हें एकदम सफलता तो नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर लोगों को उनका एहसास हुआ। जैसे भारत
ने 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुए। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण बनाने का निर्माण। तो नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों की चुंगल से निकालकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुट निरपेक्षता ने प्रदान किया। तो जो एक दमघोटू राष्ट्र समाज में गुट निरपेक्षता ताज़ी हवा का झोंका लेकर आई। ये ताज़ी हवा थी खुले समाज के गुणों की, मुक्त और खुली चर्चा के वरदान की, तीव्र मतभेद और रोषों के समय भी संपर्क के रास्ते खुले रखने के महत्व की। तो शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएँ और विकृतियाँ पैदा हो गई थीं, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने उन्हें दूर करने का अथक प्रयास किया। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास में प्रतिमान। गुटनिरपेक्ष देशों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में ये भी एक बात है कि उन्होंने अमेरिकी और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के अपने राष्ट्रीय सांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह भारत ने अपने लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित किया। तो गुटनिरपेक्षता की नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को कुछ दृष्टियों से हमेशा हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता दी। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण, और संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता की जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की भूमिका को बढ़ा दिया जिसमें सभी सदस्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है, और सुरक्षा परिषद की भूमिका का महत्व कम कर दिया जिसकी सदस्यता सीमित और असामान्यता पर आधारित है। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता मिली है। कोलंबो शिखर सम्मेलन में तो एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसमें ये कहा गया गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो और इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुधरे व्यापार संबंधों पर जोर दिया गया। जुलाई 1962 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ सम्मेलन। लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प किया। अल्जीयर शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और जिसमें केवल विकास समस्याओं पर विचार विनिमय किया जाए। अब हम आते हैं इसकी कमजोरियां या आलोचनाएं। पहला है अवसरवादी और काम निकालने की नीति। पश्चिमी आलोचकों के अनुसार गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद और काम निकालने की नीति रह गई है कि गुटनिरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है, साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में और दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं और उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने का है। जिसका पलड़ा भारी हो उधर चले जाते हैं। दूसरा है सिद्धांतता उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति। आलोचकों के अनुसार ये नीति सिद्धांतता जितनी उपयुक्त है व्यवहार में उतनी भिन्न है। सिद्धांतता इसमें चाहे कितने भी गुण हो, व्यवहारता कई तरह से विफल हुई है। जहाँ सिद्धांत के धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार के धरातल पर इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को निभाया ही नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जब भारत के ऊपर चाइना ने अटैक किया 1962 में, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश ही भारत का साथ देने के लिए सामने नहीं आए। केवल श्रीलंका और कुछ देशों ने जो बात भी करी वो केवल यही करी कि युद्ध को रोक दिया जाए और भारत का साथ की बात नहीं बल्कि चीन की पक्ष की कुछ हद तक बात थी। नेक्स्ट है बाह्य सहायता पर निर्भर। गुटनिरपेक्ष देशों की एक विफलता यह भी थी कि वे बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहे हैं।
चूंकि वे दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे, इसलिए उन्हें इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया कि आज वे अपने सहज सामान्य कार्य निर्वाह के लिए भी इस सहायता पर आश्रित हो गए हैं। आलोचकों का तर्क है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य रूप में मानकर चलती है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए किसी अन्य राष्ट्र या समूह पर बहुत आश्रित हो, तो इसका मतलब है उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को और गुटनिरपेक्षता को भी दांव पर लगा दिया। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह जाएगी, और यदि वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह जाएगा। जैसे अक्टूबर 62 में भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को यह अनुभव करा लिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो आदर्श सर्वथा आदर्श नहीं है, कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती। चीनी आक्रमण के दौरान भारत के लोगों ने यह भी अनुभव किया कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों में सबको भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी, जबकि बहुत से ऐसे देशों ने जो पश्चिमी गुट के साथ बंधे थे, उन्होंने या तो भारत के साथ सहानुभूति दिखाई या चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में भारत की सहायता दी। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत की मदद करी थी। नेक्स्ट है संकुचित नीति। विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में बांधा ही नहीं जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्षण बन गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति। ऐसी नीति जिसकी जड़ें ऊपर हैं नीचे नहीं, मतलब ऊर्ध्व मूल। राष्ट्रहित इनके केंद्र में नहीं है, इसमें राष्ट्रहित हो ये अलग बात है, इसके केंद्र में नेतागिरी की भावना है। मोर का नाच पाँव कितने हो कमज़ोर हो गंदे भी, लेकिन पंख फैलाकर नाच होना चाहिए। आप जानते हैं हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते रहे और हम अपने देश की जो स्थिति थी उसको संकट से नहीं उबार पाए। नेक्स्ट है एक दिशाहीन आंदोलन। आलोचक मानते हैं कि नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं सद्भावना नियामक तत्व है, निर्माण करना तो दूर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही बिखरने लगा है। चाहे हवाना सम्मेलन हो, संपूर्ण आंदोलन 3 खेमों में बट गया। एक में क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया, दक्षिण यमन जैसे सोवियत परस्त देश थे। दूसरे में सोमालिया, सिंगापुर, जेरे, फिलीपींस, मोरक्को, मिस्र आदि अमेरिकी परस्त। तीसरे में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे देश थे। तो ये बंटवारा इस बात का सबूत था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई दिशा नहीं रह गई और ये महाशक्तियों के खिलवाड़ का एक प्रतिबिंब मात्र रह गया। नेक्स्ट पॉइंट है इन राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता भी नहीं है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर, ये आपस में एक दूसरे की सहायता करने की ठोस नीति नहीं अपनाते, एक दूसरे का शोषण करते हैं। तेल संपन्न राष्ट्रों ने अपने साथी विकासमान राष्ट्रों को कोई रियायत नहीं दी। अपनी जीवन पद्धतियों की रक्षा के लिए भी गुटनिरपेक्ष देश कोई स्वतंत्र नीति नहीं अपनाते हैं। लास्ट पॉइंट है गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरामात्र। आलोचक कहते हैं वास्तव में गुटनिरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। इसमें भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, नेपाल, मोरक्को, इथोपिया जैसे राजशाही देश भी रहे हैं, वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश भी हैं, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, घाना, उगांडा जैसे फौजी तानाशाही वाले देश भी हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 देशों में से आप 10 देश भी ऐसे नहीं हैं जो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक हों। शासन पद्धतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, अर्थव्यवस्था के स्वरूप और समस्याएं भी एक दूसरे से अलग है, और कई में तो देशों में आपस में ही तनाव है और ये एक दूसरे की आलोचना करते हैं। आलोचकों का ये भी कहना है कि युद्ध या संकट के समय गुटनिरपेक्ष देश अकेला रह जाता है, जैसे चीन के समय चीनी आक्रमण के समय भारत रह गया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग इतना कुटिल है कि गुटनिरपेक्षता की माला जपते हुए भी राष्ट्रों ने अंदर ही अंदर गुटों से हाथ मिलाने की कोशिश की। 1971 में आप देखेंगे भारत सोवियत मैत्री हो गई, तो ये गुटनिरपेक्षता से थोड़ा भारत का अलग हो जाना ही तो रहा।
तो ये हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में ये दूसरा चैप्टर था। आशा है कि ये विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब हम अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हम भारत की भूमिका को पढ़ेंगे, इस आंदोलन में भारत की भूमिका और भारत को आखिर इससे क्या हासिल हुआ। धन्यवाद।